तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा अनवारुल हक करार को। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उनको क्या हुआ? एक्चुअली में हुआ क्या, अभी शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। तो अब संविधान के अनुसार 90 दिनों में अगले आम चुनाव होंगे और तब तक किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाना होता है। तो इस तरह अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है अनवारुल हक काकर को। वे बलूचिस्तान आवामी पार्टी के नेता हैं। पाकिस्तान से आप जानते ही हो कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया होगी। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? तो आंसर होगा महेश चंद्र पंत। तो अभी एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में संशोधन करने के लिए 19 मेंबर पैनल का निर्माण किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है महेश चंद्र पंत को। और इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन में नाम दिख रहे हैं आपको, मंजुल भार्गव, सुधा मूर्ति, विवेक देबरॉय, ये तो इस पैनल में मेंबर हैं, जबकि अध्यक्ष ये हैं महेश चंद्र पंत। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 3 से लेके 12वीं तक की बुक्स में अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के लिए इस 19 मेंबर पैनल का गठन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। और ये जो नया सिलेबस है ये किस आधार पर तैयार होगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ड्रोन है ये। ड्रोन क्या होता है? यूएवी जिसे आप कहते हो, अनमेन्ड एयर व्हीकल, जिसमें इंसान नहीं बैठता है। तो अभी भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है अपने बेड़े में। इससे वह एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। ये ड्रोन लंबी दूरी की मिसाइलों और अन्य हथियार प्रणालियों से लैस है। और आपको बता दूं कि इस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को वार्डन ऑफ द नॉर्थ के रूप में भी जाना जाता है। और कितने ड्रोन हमने शामिल किए? 4 ड्रोन अभी शामिल किए हैं। इसे उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात किया गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। आपको याद है अभी 12 अगस्त को आपने वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया था और अभी उसी अवसर पर नई गणना आई है, उसके अनुसार सर्वाधिक हाथी ये कहाँ पर हैं? तो आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क मिलेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो FIH मेंस हॉकी रैंकिंग जारी की गई और इसमें टॉप पर है नीदरलैंड, सेकंड पे बेल्जियम है। और आपको याद होगा अभी हमने FIH एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उसके बाद हम इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पे आ गए हैं। और इस चैंपियनशिप में हमने किसको हराया था? मलेशिया को हराया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ये कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो लखनऊ में 40 एकड़ भूमि पर एक IT हब बनाएगी, जो इस देश का सबसे बड़ा IT हब होगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में फ्री में IVF ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट होगा। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री साहब है प्रमोद सावंत, अभी उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी शुरू की है। IVF मतलब क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो मतलब ये एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है जो कि उन लोगों के लिए है जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। मतलब इस प्रक्रिया से बांझ दंपतियों का उपचार किया जाता है और इसे जनरली कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह देते हैं। और अगर पूछे कि दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? तो आंसर होगा लुइस ब्राउन। अभी वर्ल्ड IVF डे भी मनाया था हम लोगों ने, कब? 25 जुलाई को। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता है? तो आंसर होगा कोच्चि केडी ने। अच्छा, आपको याद होगा बचपन में स्कूल टाइम में जब खाली पीरियड होता था, बच्चों के पास एक ही काम होता था, ले आजा पंजा लड़ा रहेगा, डर गया क्या? तो वही वाला ये पंजा है।
प्रो पंजा लीग 2023 और इस बार ये इसका पहला संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसका पहला संस्करण जीत लिया है कोच्चि केडी टीम ने। किसे हराया? किराक हैदराबाद को। तो ध्यान रखना, ये एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मर रेसलिंग लीग है और इसका मोटो क्या है? आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल, योर लक योर हैंड, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 1 करोड़ परिवारों के लिए निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना में हर घर लाभार्थी को दैनिक जरूरत की खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी, जैसे कि 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल भी मिलेगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य ये कब का रखा है? तो आंसर होगा 2027। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन? मनसुख मांडविया। उन्होंने MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे चरण को शुरू किया है। किसके लिए? लसिका फाइलेरिया को 2027 तक समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। और हमारा ये जो लक्ष्य है, ये जो वैश्विक लक्ष्य है ना, उससे 3 साल पहले का है। यानी कि दुनिया में इसे खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, लेकिन हमारा 2027 है। और ये अगर आपको समझ में नहीं आया ना कौन सी बीमारी है लसिका फाइलेरिया, तो आपने हाथी पांव का नाम सुना है, तो अब आप समझ गए होंगे, ये वही है। इसमें पैर इतना सूज जाता है कि इतना मोटा हो जाता है कि वो हाथी के पांव की तरह दिखता है, इसलिए इसको हाथी पांव कहते हैं। और ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग है। तो याद रखना, इसको खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2027 है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा क्रिस वॉक्स। तो क्रिस वॉक्स ये इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी हैं, जिनको अभी जुलाई मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर महिलाओं में बात करें कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया जुलाई महीने के लिए, तो आंसर होगा एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और आपको बता दूं, पिछले साल यानी कि जून के लिए भी इन्हीं को चुना गया था। इस तरह से आप कह सकते हो कि लगातार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली ऑस्ट्रेलियाई बनी है। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने टोटल 4थी बार ये पुरस्कार जीता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। देखो, जब हम बात करते हैं फिस्कल पोजीशन यानी कि राजकोषीय स्थिति की, तो वो बताती है कि देश या राज्य की वित्तीय सेहत कैसी है। तो अभी हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट यानी कि फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट में बताया गया कि टॉप पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे पे उड़ीसा है। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये 4 बातों को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जैसे कि उस राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, टैक्स से इनकम कितनी होती है, राज्यों पे कर्ज कितना है और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान कितना है। और इन चारों बातों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र बताया गया। और इस रिपोर्ट को जारी किया ड्यूश बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास ने। और आपको याद आएगा, इसी साल नीति आयोग ने 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में टॉप पे केरल था, छोटे राज्यों में टॉप पे त्रिपुरा था और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पे लक्षद्वीप था। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ऊषा अभियान को शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। और यहां पे ऊषा का क्या मतलब हो गया? उच्चतर शिक्षा अभियान। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जो एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना। तो इसे शॉर्ट में आप क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री ऊषा योजना। तो इसमें राज्यों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लक्षित क्षेत्रों में
हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक श्रेष्ठ योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच आसान हो। अच्छा, यहां पे एक शब्द आया क्वालिटी एजुकेशन, और यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? सतत विकास लक्ष्य है 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। क्वालिटी एजुकेशन वाली बात कौन करता है? और चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा राज चेट्टी। तो राज चेट्टी वे एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आर्थिक मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी हैं। और आपको बता दूं कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान में या किसी भी तरह से मानवता के लाभ के लिए सबसे मूल्यवान योगदान दिया हो। वैसे इनके अलावा ये अवार्ड माइकल स्प्रिंगर को भी मिला है, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सिस्टम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। पर हमारे लिए, जो हमारे एग्जाम के लिए जो ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है वो राज चेट्टी का है, क्योंकि वे भारतीय मूल के हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। फिर बताइए, अभी हाल में किस राज्य ने अबू आवास योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने बेघरों के लिए अबुआ या अबू, कई जगह अबू भी लिखा हुआ है, कई जगह अबुआ भी लिखा हुआ है, तो ये अबुआ आवास योजना को शुरू करने की अभी घोषणा की है इन्होंने। इस योजना में क्या होगा? गरीब और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में 3 कमरों के घर बना करके दिए जाएंगे। और इस योजना में अगले 2 सालों में 15,000 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा खर्च होने की उम्मीद है। और इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 7.5 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी, केंद्र सरकार की योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। वो कब लॉन्च की गई थी? बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया था। चलिए फिर बताइए, 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। तो ये एक विशाल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, और इसका आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। वैसे तो ये अभी अक्टूबर 2023 में होने वाला था, पर इसमें जो देश हिस्सा लेने वाले थे वो इस समय आने में असमर्थ हैं, इसीलिए कहा गया कि अब हम इसे अगले साल 2024 में करेंगे। और इसमें लगभग 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की बात है तो हमारे एयरफोर्स मार्शल कौन है? वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वहीं अगर बात करें हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी एक्चुअली में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। और इस रेसिंग सर्किट की खास बात क्या है कि इस रेसिंग सर्किट में रात के समय भी रेसिंग हो सकती है। तो इस प्रकार ये भारत और पूरे दक्षिण एशिया का पहला नाइट रेसिंग सर्किट होगा। इस ट्रैक की लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। और रेसिंग से आपको याद आएगा कि भारत में पहली बार अभी फॉर्मूला ई रेसिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे खुलेगा, तो आप आंसर करना लद्दाख में। फिर बताइए कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये किस राज्य में खुलेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी 45 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में कहा? तमिलनाडु में श्री पेरम्बुद्दूर के पास में इसे स्थापित किया जाएगा। फिर बताइए, हाल ही में CSIR NBRI ने नमोह 108 लॉन्च किया है, ये क्या है? तो याद रखना ये कमल का फूल है। और NBRI मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CSIR की तो फुल फॉर्म आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी ध्यान रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। वैसे आपको मैंने कई बार बताया, भारत के प्रधानमंत्री ये किस किस के अध्यक्ष होते हैं? एक तो CSIR, एक नीति आयोग
और एक अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की। तो ये तो इस प्रश्न का स्टैटिक हो गया जो आपको याद रखना है। बाकी प्रश्न की बात करें तो अभी इन्होंने 108 पंखुड़ियों वाले राष्ट्रफूल कमल की एक उन्नत किस्म लॉन्च की है, उसी का नाम रखा है नमो 108। 108 मतलब इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 108 है। और अभी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ये फूल राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कमल की किस्म मौसम के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी है और मार्च से दिसंबर तक फूल दे सकती है। इसके अलावा CSIR और NBRI ने कमल फाइबर से बने परिधान और कमल के पौधे से विकसित इत्र यानी कि परफ्यूम भी जारी किया है। इसके अलावा एलोवेरा की एक नई किस्म जिसका नाम रखा है NBRI निहार, इसको भी लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें 2.5 गुना अधिक जेल उपज है और ये बैक्टीरिया और फंगल रोगों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त बंगाल अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान, मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान, इसको शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है और जो युवा हैं ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जो समय और ऊर्जा उन्हें अपने भविष्य की नींव मजबूत करने में खर्च करनी चाहिए वो नशे के कारण बर्बाद हो रही है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शुभ्रा गुप्ता। तो दिवंगत एक्टर इरफान खान के ऊपर लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है इरफान अ लाइफ इन मूवीज और इसे लिखा है किसने? शुभ्रा गुप्ता ने। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में DRDO के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। नाम क्या है? VS अरुणाचलम। तो VS अरुणाचलम ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम और रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। DRDO के पूर्व प्रमुख भी रह चुके थे और अभी इनका निधन हो गया। कई इंपॉर्टेंट पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे कि उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण विभूषण ये सब मिल चुका है उन्हें UK के रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया था और अभी 2015 में DRDO के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनके सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब आपके मन में आएगा वर्तमान में DRDO के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा समीर वी कामत। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा आदिल सुमरीवाला। अब ये आदिल सुमरीवाला ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है, कौन है ये? तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में और अभी इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भी भारतीय का सबसे ऊंचा पद है। तो इन्हें 4 सालों के लिए चुना गया है। देखो, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की बात हुई है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना होती 1946 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आपने कहा अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला है। लेकिन अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1912 में, हेडक्वार्टर मोनाको में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोए। और इसके 4 उपाध्यक्षों में से एक भारतीय बने हैं, उनका नाम आदिल सुमरीवाला है। एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी होता है, ये हम 7 मई को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट। नाम पूछ रहे हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ। तो आंसर होगा अग्निबाण। तो रॉकेट का नाम है अग्निबाण। किसने बनाया? चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकूल कॉस्मोस, इसने बनाया है और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। और ध्यान से सुनना, अगर ये रॉकेट सफलतापूर्वक धरती के लोअर ऑर्बिट में पहुंचता है तो ये जो अग्निकूल कॉस्मोस नाम की जो ये स्पेस कंपनी है, ये देश की दूसरी प्राइवेट रॉकेट भेजने वाली कंपनी बन जाएगी। अच्छा, अब आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि अगर ये दूसरी प्राइवेट कंपनी बनेगी ऐसा करने वाली, तो पहली कौन सी थी फिर? तो पहली थी स्काई रूट एरोस्पेस। बाकी अग्निबाण रॉकेट की बात करें तो ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है और इसके इंजन का नाम है अग्निलैट इंजन। ये इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है और ये जो अग्निबाण रॉकेट है, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को धरती से
उसकी निचली ऑर्बिट, जो लोअर ऑर्बिट है, निचली कक्षा है, वहाँ पे स्थापित करने में ये सक्षम है। देखो, इस कंपनी की बात करें, जो ये अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस स्टार्टअप है, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही लग गया, चेन्नई में है। साथ में आपको बता दूं, जो आनंद महिंद्रा जी हैं, उनकी इसमें फंडिंग है। उन्होंने इसमें 80,000 करोड़ के समथिंग इन्वेस्ट किया है। अब देखो, फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि 19 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, तो 19 अगस्त 2003 को इराक की कैपिटल बगदाद में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें 22 कर्मचारी मारे गए थे। तो उसके बाद 2008 में यूनाइटेड नेशन महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में घोषित किया था। और इस बार की थीम क्या है? नो मैटर व्हाट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक डे है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, वो है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। ये है मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, उसका नाम बताओ। तो आंसर होगा फ्लड वॉच। तो अभी भारत सरकार ने मानचित्रों का प्रयोग करके वास्तविक समय, रियल टाइम में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन राज्यवार बाढ़ पूर्वानुमान 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिन तक दे सकता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उद्गम। तो अभी आरबीआई ने कई बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए उद्गम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उद्गम की फुल फॉर्म क्या होती है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये पोर्टल आरबीआई के द्वारा जनता के उपयोग के लिए डेवलप किया गया है, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी बिना क्लेम हुई राशि की जानकारी हो सके। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा प्रिया मलिक। बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन हुआ कहाँ? जॉर्डन में। तो इसमें भारतीय पहलवान है प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वे भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। अब आप कहोगे ये दूसरी बन गई तो पहली कौन थी? तो उनका नाम था अंतिम पंघाल। एक्चुअली में वो 2022 में कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। और प्रिया मलिक की बात करें तो अभी इन्होंने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन को हराया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका तो कर्नाटक। अब आप सोचोगे कि भैया ये कुसीना माने क्या चीज है, तो ध्यान से सुनो। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में ये कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये तो हो गई न्यूज। अब बात करें कुसीना माने क्या है। इसका मतलब होता है बाल गृह, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो डे केयर सेंटर, जिसका उद्देश्य क्या है? उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल या पोषण या सुरक्षा प्रदान करना जिनकी माताएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा में काम करती है। और केवल वही नहीं, उनके साथ साथ उस एरिया के आसपास रहने वाली जो भी माताएं हैं उनके लिए भी ये डे केयर सेंटर होगा। वो भी यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ करके काम पे जा सकेंगी। बताइए, हाल ही में चर्चा में रही दूती चंद का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उड़ीसा। दूती चंद वे उड़ीसा की रहने वाली है और वे भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दूती चंद। अभी ये चर्चा में क्यों है, इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? आप जानते ही हो, एथलीट हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, भारतीय फर्राटा धाविका है ये। एक्चुअली में अभी डोप टेस्ट हुआ, इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, उसमें ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इन्होंने भारत के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने बनाए, लेकिन इसके बाद डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आना और 4 साल का प्रतिबंध लगना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में किसने UEFA सुपर कप 2023 को जीता?
तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। तो यहाँ बात कर रहे हैं UEFA सुपर कप 2023 की। इसे जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे हराया? तो आंसर होगा सेविला को हराया है। तो इसमें बस याद रखने के लिए इतना ही था, किसने जीता। क्या है ये? UEFA सुपर कप 2023, संबंध इसका फुटबॉल से है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों के आदिवासी बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू करने की घोषणा की है। और इस योजना को आप भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना भी कह सकते हो। इस परियोजना पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें 6,838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1897 को एक ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण खोज की थी। क्या खोज की थी उन्होंने? कि मादा एनाफिलीज मच्छर ये मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है, मलेरिया फैलाती है, जिसके कारण मलेरिया होता है। वैसे मलेरिया होता किसके कारण है? इस मच्छर के कारण नहीं होता। ये तो वेक्टर का काम कर रहा है, मतलब फैलाने का काम कर रहा है। मलेरिया एक्चुअल में होता है एक परजीवी के कारण, एक प्रोटोजोआ के कारण, जो कि इस मच्छर के पेट में होता है। अच्छा, वैसे मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी, नाम बताओ। तो आंसर होगा मॉस्क्यूरिक्स नाम है। फिर बताइए, अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा PR शेषाद्री। तो PR शेषाद्री अभी साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO बन गए हैं। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना होती है 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? त्रिशूर, केरल में है। और इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में पहले 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड डाकघर पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। वैसे आप सबको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि जब भी 3D प्रिंटिंग या कर्नाटक का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने पढ़ा था ये बनाया जाएगा, पर अभी इसे बना दिया गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। किसने किया उद्घाटन? तो हमारे केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इस पोस्ट ऑफिस को, इस डाकघर को मात्र 43 दिनों में बना दिया गया। बनाया किसने? लार्सन एंड टुब्रो ने। लागत कितनी आई? 23 लाख रुपए। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कुवी और देसिया पुस्तकों का विमोचन किया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। एक्चुअली में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। अभी इन्होंने उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे कुवी और देसिया पुस्तकों को अभी लॉन्च किया है। एक्चुअली में अभी NCERT ने उन बच्चों के लिए जो कि उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में कुवी और देसिया आदिवासी भाषाएं बोल रहे हैं, उनके लिए कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर तैयार किया है। तो ये कुवी और देसिया पुस्तकें उड़ीसा के आदिवासी समुदायों की मजबूत शैक्षिक नींव को आकार देगी और उनके सांस्कृतिक और भाषाई विरासत और पहचान को संरक्षित करेगी और उसे बढ़ावा देगी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कौन लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाले पहले पहलवान बन गए हैं? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो भारतीय रेसलर है अंतिम पंघाल और लगातार 2 बार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर के इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने अभी जो ये अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ ना, अब प्रश्न तो ये भी बन जाएगा ना सर कि हुआ कहाँ पे? तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। इसमें 53 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता। किसे हराया? यूक्रेन की मारिया को। और हमने कहा लगातार दूसरी बार, इसका मतलब पिछले साल भी जीता होगा इन्होंने। तो पिछले साल जो अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था वो बुल्गारिया में हुआ था और उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी।
तो कहाँ से ये अंतिम पंगाल, ये हरियाणा के हिसार के रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पे इस चैंपियनशिप में इनके अलावा सविता पूनिया ने 62 किलोग्राम में गोल्ड जीता है और प्रिया मलिक ने भी 76 किलोग्राम में गोल्ड जीता है। तो गोल्ड तो अभी तक इन तीनों ने जीते, लेकिन अंतिम पंगाल का ही नाम मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि पिछले साल भी जीता था और इस साल भी लगातार 2 बार इन्होंने जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ये बनी है। तो ध्यान रखना इनका नाम। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा परमिंदर चोपड़ा को। अच्छा, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इनकी घोषणा की गई थी, पर अब इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ अभी। तो ध्यान रखना, पहले तो इनका नाम परमिंदर चोपड़ा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सीएमडी बन गई है और इस तरह से वे भारत की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा। यह आपकी 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। स्थापना होती 1986 में। तो हमने कहा ये एक वित्तीय संस्थान है, भाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, फाइनेंस करने का काम करती है। किसको? तो देश में बिजली और ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के लिए धन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 10,000। ई बस मतलब यहाँ पे ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बसें। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कितनी बसें? तो डेटा याद रखना, 10,000 बसें हैं। इन्हें क्या होगा, एक्चुअली में जो सिटी बसें चलती हैं उनके स्थान पे शुरू किया जाएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं तो ये प्रदूषण नहीं करेंगी। तो उद्देश्य क्या होगा या इनको क्यों शुरू किया जा रहा है, आप समझ में आ गया आपको? पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का इनका उद्देश्य है। और कहाँ पे शुरू होगी? क्या हर जगह शुरू होगी क्या? नहीं, इन्होंने कहा है कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भी शहर हैं। और कितने शहर हैं आप ही बता दो? 169 शहर हैं, यहाँ पे इनको शुरू किया जाएगा। और कितने सालों के लिए इनका संचालन होगा? तो ये भी बताया गया 10 साल के लिए। तो ये 2-3 डेटा मैंने आपको बताया, वही आपको याद रखना, ठीक है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है CSAT 2023 इसमें हिस्सा लिया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो इस एक्सरसाइज का नाम है CSAT 2023। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशिया कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। और इस बार ये इसका 22वां संस्करण है। कौन होस्ट कर रहा है? तो सिंगापुर। और भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की तरफ से कौन हिस्सा ले रहा है? INS कुलिश नाम का जो जहाज है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब कई देश हिस्सा ले रहे हैं। तो कितने देश हैं? तो अमेरिका सहित 20 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, वैसे सिंगापुर के साथ भारत कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो सिंगापुर और भारत के बीच में एक तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होती है जो इस साल राजस्थान में हुई थी, और सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं हम। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट जिसका नाम है पीबॉट, इसको किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमंस की तरह है, ये मानव की तरह दिखने वाला है, और इसका नाम पीबॉट है। और ये क्या क्या कर सकता है? तो ये बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, समुद्र में कार्य कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है।
इसकी हाइट की बात करें अगर इसके डायमेंशन की, तो हाइट इसकी 160 सेंटीमीटर है। वजन की बात करोगे तो 65 किलोग्राम इसका वजन है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा सरकार ने राज्य में सरकारी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया। या आप यूं भी कह सकते हो कि राज्य में शहर और गांव के बीच डिजिटल खाई को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस ग्रामीण मित्र योजना को शुरू किया गया है। कहाँ पे? याद रखना, गोवा में। चलिए फिर बताइए, AWEIL कानपुर, मतलब इसका होता है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे वेपन्स बनाए जाते हैं। तो अभी इसके द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर बनाई गई है। उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा प्रबल। तो अभी कानपुर फैक्ट्री में भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का निर्माण हुआ है, जिसे अभी 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया और इसका नाम याद रखना प्रबल है। ये 50 मीटर दूरी के टारगेट को हिट कर सकती है और इसके वजन की बात करेंगे तो 700 ग्राम इसका वजन है। बस ये पॉइंट्स, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए अभी कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा लखपति दीदी योजना। तो अभी 15 अगस्त 2023 को, यानी कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर भाषण देते हुए लखपति दीदी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अब क्या है इस योजना में? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को लखपति बनाना, मतलब कम से कम 1 साल की उनकी इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा ताकि वो 1 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा सके। तो यह है लखपति दीदी योजना। फिर बताइए, हाल ही में मक्खन महोत्सव जिसका नाम है अंडूरी, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अंडूरी महोत्सव ये मनाया गया उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ये मक्खन महोत्सव है, अंग्रेजी में इसे आप बटर फेस्टिवल बोल सकते हो। मतलब इसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ, इनसे होली खेली जाती है और प्रकृति की भी पूजा की जाती है इसमें। फिर बताइए, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उन्होंने राज्य में प्रोजेक्ट क्लैप को शुरू किया। यहाँ पे क्लैप का फुल फॉर्म हो गया कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? बच्चों को नवीनतम ज्ञान तक पहुंच प्रदान करना। इसमें ई लर्निंग व्हीकल भी शुरू किए गए। तो ये व्हीकल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में डिजिटल सामग्री पहुंचाएंगे। डिजिटल सामग्री मतलब उनको लैपटॉप देंगे जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री होगी, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिन्हें देख करके बच्चे सीखेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट क्लैप, शुरू किया उत्तराखंड ने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। और ये तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया, फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इस बार ये इसका नवा संस्करण था। तो जीता किसने? स्पेन ने। और उप विजेता कौन रहा, या स्पेन ने किसे हराया? तो इंग्लैंड को हराया। और स्पेन इसे 1-0 से जीता है। और इसमें वो एकमात्र गोल किसने किया? तो स्पेन की जो कप्तान है ओल्गा कार्मोन, उन्होंने वो एकमात्र गोल किया जिसने इनको विजेता बनाया। और स्पेन की महिला टीम, इसने पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। आज तक इसने कोई भी खिताब नहीं जीता, ना ब्रोंज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। तो इसने पहली बार खिताब जीता, मतलब पहली बार चैंपियन बनी है ये, और पहली बार में इसने गोल्ड ही जीता है। वैसे स्पेन की पुरुष टीम वो भी एक बार चैंपियन रह चुकी है। तो आप यूं भी कह सकते हो, देखो कि पुरुष और महिला दोनों में विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है ये स्पेन। तो पहला कौन सा था? पहला जर्मनी था। बात समझ में आई? बाकी देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो ध्यान रखना। जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड मिला है जापान की हिनाता मियाजावा को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है एटाना बोनमाटी को, जो स्पेन की हैं। और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है
मेरी एयरअप्स को, ये इंग्लैंड की हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये कहाँ पर है, ये एक प्रश्न बन जाता है आपका स्टैटिक प्रश्न। तो देखो, आधुनिक असम का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? अगर ये आपको पता है तो गोपीनाथ बारदोलाई के कहा जाता है। तो इससे आप पता लगा लोगे कि किस राज्य में है ये हवाई अड्डा। असम में, असम की कैपिटल गुवाहाटी में। और ये अभी डीजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब आपके मन में आएगा डीजी यात्रा ये क्या सिस्टम है? तो वैसे ये मैं आपको अलग से करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से सुनो। देखो, जब आप एरोप्लेन वगैरह में ट्रेवल करते हो तो उससे पहले आपको एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ के थ्रू होकर निकलना पड़ता है, काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए सरकार एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, जिससे ये लगने वाला समय बहुत कम हो गया। इसमें मतलब क्या होता है, आपका चेहरा ही आपकी पहचान होती है। तो बस आपका चेहरा आपका आईडी प्रूफ, वैक्सीन प्रूफ, बोर्डिंग पास के रूप में काम करेगा, जिससे हर टच पॉइंट पे आपको देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे आपका चेहरा स्कैन होगा, आपकी सारी डिटेल उनके पास चल जाएगी। अगर सब ओके होगा तो आपको आगे भेज देंगे, ओके नहीं होगा तो आपको वहीं रोक देंगे। फटाफट हो जाएगा काम। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? 1 दिसंबर 2022 को। और एक लाइन में अगर आपको याद रखना है कि इसका उपयोग क्या है, तो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग में मददगार साबित होता है ये। तो एक तो ये आपको समझ में आ गया। ये स्टैटिक भी याद रखना, ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? असम में है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान की जागरूकता बढ़ाई जा सके। और देखो, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित एक और दिन मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो हम 15 जून को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर होगा 4। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की, जो कहाँ पे हुई? अभी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। ये इसका 46 नंबर का एडिशन था। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। इसमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हो गए और 7 ब्रोंज हैं। अब ये 4 गोल्ड किसने किसने जीते, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। देखो, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, इस साल तो ये चैंपियनशिप हुई जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में, लेकिन पिछले साल ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बुल्गारिया में। और यहाँ पे आपको याद होगा, जो भारतीय रेसलर हैं अंतिम पंघाल, उन्होंने गोल्ड जीता था। और इस तरह से इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। और इस बार भी उन्होंने गोल्ड ही जीता है। और हमने पढ़ा भी था कि लगातार 2 बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई? अंतिम पंघाल बन गई है। 53 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है इन्होंने। अगर वर्ग या कैटेगरी भी आप जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं। बाकी 3 गोल्ड कौन लेकर के आए? तो प्रिया मलिक 76 किलोग्राम कैटेगरी में, एक सविता 62 किलोग्राम कैटेगरी में, और मोहित कुमार 61 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये इस तरह से 4 गोल्ड हमारे पास आए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पेंशन योजना की, और अभी इसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुरू किया है। अब क्या है ये योजना? तो देखो, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो इस योजना में भाग ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेंशन मिलेगी क्या? तो पेंशन तो कब मिलती है? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे। और बुजुर्ग हम मानते हैं 60 साल के ऊपर वालों को। तो इन्होंने भी यही कहा है कि आपको पेंशन तो मिलेगी जब आप 60 साल को क्रॉस कर जाओगे। तो फिर आप कहोगे ये योजना फिर हमारे कैसे काम की हुई? अरे भैया, आपके काम की है। पहले पानी भरोगे तभी तो पियोगे। मतलब 60 साल तक, अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और अब आपको 60 साल तक किस्तें भरनी होगी, इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कराना होगा। उसके बाद 60 साल के बाद आपको के रूप में पैसा मिलेगा। चलिए फिर बताइए कि अभी बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इसने अभी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बीपीसीएल की स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीएमडी कौन है? जी कृष्ण कुमार है। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये भारत की स्क्वैश प्लेयर है जिन्होंने भी एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इन्होंने फाइनल में हांगकांग की एना कोंग को हराया है। वैसे आपको याद दिला दूं, पिछले साल इन्होंने थाईलैंड में हुई इसी प्रतियोगिता में अपना पहला गोल्ड जीता था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? आंसर होगा अडोब। तो फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी अडोब आप जानते ही होंगे, जिसके सह संस्थापक थे जॉन वर्नॉक और अभी इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अडोब, अच्छा देखो, अडोब की स्थापना, ये इत्तेफाक ही कह सकते हैं, इनका भी डेथ हुआ 82 वर्ष की उम्र में और अडोब की स्थापना 1982 में ही हुई थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ शांतनु नारायण है। ये भारतीय मूल के हैं, तो ध्यान रखना ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो एक्चुअली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, जो कि भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, और 20 अगस्त को ही उनका जन्मदिन होता है जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार यानी कि 20 अगस्त 2023 को उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 79 नंबर की। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्र प्रतीक नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया? अभी तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखना, अभी सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्र आइकन के रूप में चुना गया है। 3 साल के लिए उन्हें चुना गया है। तो मतलब वो मतदान के बारे में, वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। और आपको याद होगा, इसी तरह से पिछले साल 2022 में नेशनल आइकन बनाया गया था किसको? पंकज त्रिपाठी को, जो एक्टर हैं। अच्छा, सचिन से 2 पॉइंट आपको याद आएंगे करंट अफेयर्स के, कि अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर चुना था सचिन तेंदुलकर को, और अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया था सचिन तेंदुलकर को। और बाकी चुनाव आयोग की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अच्छा, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ओणम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो ओणम वैसे तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है ये, पर विशेष रूप से केरल में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त को ये शुरू हुआ और इसके पहले दिन को अथम कहा जाता है और इसके 10वें दिन को थिरु ओणम कहा जाता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो पानी की कमी की संकट को दूर करने के लिए अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? एमके स्टालिन। इन्होंने एक अत्याधुनिक विलवणीकरण संयंत्र, इंग्लिश में बोलोगे तो डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी आधारशिला रखी है। अच्छा, क्या मतलब हो गया इसका? डिसैलिनेशन का मतलब विलवणीकरण, क्या मतलब हो गया इसका? तो समुद्र का जो खारा जल है उसे नमक रहित करने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस प्लांट में क्या होगा, जो समुद्र का पानी, खारा पानी है, उसे पीने योग्य यानी कि मीठा पानी बनाया जाएगा उसका। तो और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। इतना पानी यहाँ पे साफ किया जाएगा। और इसको लागत बनाने में कितनी आने वाली है? तो 4276.44 करोड़ रुपए। और इसे जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया जाएगा। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में इसे बनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर बताइए कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। बात कर रहे हैं ब्रिक्स समिट 2023 की। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में 22 से लेकर 24 अगस्त तक।
और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। देखो पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। पिछले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास थी और उससे पहले 2021 में इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता थी और इस बार साउथ अफ्रीका के पास है। साउथ अफ्रीका जो इसमें 2010 में शामिल हुआ था। आपको याद होगा ब्रिक्स सदस्य देशों ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। तो प्रश्न बन जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का मेंबर कौन सा बन रहा है? तो आंसर होगा मिस्र। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा दिलमा रूसेफ। और बताओ भी ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया? तो आंसर होगा अल्जीरिया ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। और कभी न कभी आपने जो सुलभ शौचालय होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा और भरपूर शांति मिली होगी आपको। तो उस शांति का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिंदेश्वर पाठक को। अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं 1991 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। उन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि सार्वजनिक शौचालय की शुरुआत करके उन्होंने भारत को एक स्वच्छ स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बिंदेश्वर पाठक इनका नाम है। नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर आप सबको पता है, हमारा भारत। तो भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया, चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर दी है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। वैसे मैं जानता हूं ये सब आपको पता है, मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं क्योंकि 23 अगस्त के दिन भारत के हर घर में बस चंद्रयान 3 की बातें हो रही थी और शाम के 6 बजने के बाद जब सफल लैंडिंग की खबर फैली तो आप सभी के चेहरों पे मुस्कान आई होगी। तो वैसे तो हम कहेंगे कि चांद पर रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया, लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। तो अब विक्रम लैंडर उतरा है और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद पर छानबीन करेगा। ये रोवर जो होगा इसका वजन 26 किलो है और रोवर के पहिए पे अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह है। तो जब भी वो आगे बढ़ेगा वो चिन्ह चांद की सरफेस पे उकरते जाएंगे। रोवर आगे बढ़ता जाएगा, उसके निशान पीछे छूटते जाएंगे। और ये लैंडर और रोवर 14 दिनों तक काम करेगा क्योंकि चांद को पूरी रोशनी केवल 14 दिनों के लिए ही मिलेगी और चांद और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों की है। बाकी तो मैंने आपको कई बार बताया है, हमारा जो चंद्रयान 3 है लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और कब लैंड किया? 23 अगस्त 2023 को। भारत का ये तीसरा मून मिशन है। पहला 2008 में गया था, दूसरा 2019 में। और पहला वाला जब 2008 में गया था तो कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C11। दूसरा वाला 2019 में गया था किस रॉकेट से? GSLV Mark 3 M1 से। और अभी जब ये तीसरा वाला लॉन्च हुआ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अभी आपको याद होंगे, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। अभी भारत का सूर्य मिशन भी लॉन्च होगा, आप सबको पता है क्या नाम है? आदित्य L1। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा बताओ। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रकाश श्रीवास्तव। तो अभी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? AK गोयल का स्थान लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में न्याय प्रदान करने के लिए इसे राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी 5 क्षेत्रीय पीठें हैं। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में। तो इनका नाम ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यस बैंक। तो अभी यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसमें आपको बैंक की 100 से अधिक सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी, जैसे सेविंग अकाउंट आप खोल सकोगे, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो,
किस्तें जमा करनी हो और कई तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी। एक लाइन में याद रखो कि आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किस बैंक ने? यस बैंक ने। जैसे अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी एप्लीकेशन नहीं होती क्या? जैसे एसबीआई बैंक की योनो एप्लीकेशन है, तो उसी तरह से है बस ये। देखो यस बैंक की बात करें, स्थापना 2004 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार हैं, और इसकी टैगलाइन जरूर याद रखना, अभी नई टैगलाइन आई है इसकी, लाइफ को बनाओ रिच। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा श्रेथा थाविसिन को। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रेथा थाविसिन, तो इनका नाम याद रखना। वैसे आप जानते हो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, और बैंकॉक से करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आएगा आपको। इसी साल नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा बैंकॉक में, ये याद रखना। बाकी यहाँ की करेंसी थाई बहत है, और प्रधानमंत्री तो ये बनी गए श्रेथा थाविसिन। अच्छा, थाईलैंड के साथ भारत कोई एक्सरसाइज करता है क्या, मिलिट्री एक्सरसाइज? तो आप कहोगे हाँ करता है, सिट मैक्स एक्सरसाइज। लेकिन इसमें 3 देश होते हैं, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और थी से थाईलैंड। ये ध्यान रखना आप जरूर। चलिए फिर बताइए, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। तो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अभी उन्होंने कहा है कि अब से खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यहाँ पे अस्मिता का मतलब भी है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो यह पॉइंट ध्यान रखना। वैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 2018 में। चलिए फिर बताइए, अभी राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी गई, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा धौलपुर करौली। तो अभी राजस्थान ने अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य हासिल कर लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली रिजर्व को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तो ये नया बाघ अभ्यारण्य 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदी में है, और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी बना था। अच्छा, आप मुझे बताओ देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत ने कहां पर पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की? तो आंसर होगा लेह। तो अभी भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा ये लेह लद्दाख में शुरू हो गई है। इसे शुरू कौन कर रहा है? एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है, और एनटीपीसी यहाँ पे टोटल 5 हाइड्रोजन बसों का संचालन करेगी, और इसमें अशोक लेलैंड की भागीदारी भी है, क्योंकि उसी की कंपनी की बसें हैं। इसमें एक बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, और एनटीपीसी ने कहा कि वो अपनी CSR बजट के माध्यम से परियोजना का वित्त पोषण करेगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा हनी डबास। लेकिन बात करें कि वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में, और भारत के लिए ये पहला गोल्ड जीता है हनी डबास ने। इनके अलावा राहुल जोगराजिया ने सिल्वर जीता है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज तक इस चैंपियनशिप में भारत ने न तो कभी गोल्ड जीता न कभी सिल्वर जीता। इससे पहले भारत ने 2021 में केवल ब्रोंज मेडल जीता था, और इस बार हमने इतिहास रचा, गोल्ड भी जीत लिया और सिल्वर भी जीत लिया। और दोनों नाम मैंने आपको बता दिए, हनी डबास ने तो गोल्ड जीता और राहुल ने सिल्वर जीता। तो इनके नाम जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। तो बात हो रही है 2023 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा स्थान पे कौन है या रनर अप कौन रहे, उपविजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंदा, ये भारतीय चेस प्लेयर हैं। और आपको बता दूं, ये इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले, या यूं कहूं कि दूसरे स्थान पे, या यूं कहूं कि फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो ये नाम आप जरूर याद रखना, ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में। और तीसरे स्थान पे कौन रहे वो भी जान लो, फेबियानो कारुआना, ये अमेरिका के हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस फिल्म ने
59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सरदार उधम। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 की बात कर रहे हैं, कौन सा संस्करण है? 69 नंबर का। सारी कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेस्ट हिंदी फिल्म की बात की हमने क्वेश्चन में, तो आंसर होगा सरदार उधम। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी नाम की मूवी के लिए, 2 हैं इस बार बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म रॉकेटरी। प्रश्न में हमने पढ़ा बेस्ट हिंदी फिल्म जो सरदार उधम है, लेकिन बेस्ट फिल्म रॉकेटरी है जो आर माधवन की है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? निखिल महाजन। मराठी फिल्म है गोदावरी, उसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। अच्छा, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, पहली बार कब दिए गए थे? 1954 में। फिर बताइए ब्रिक्स ग्रुप्स में कितने नए देश शामिल होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। तो आंसर होगा इसका तो 6। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ब्रिक्स समिट का आयोजन ये हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, जहां पे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने 6 नए सदस्यों के शामिल होने का ऐलान किया। और वे 6 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? मिस्र यानी कि इजिप्ट, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी ईरान किस और संगठन का नया सदस्य देश बना था और 9वें नंबर का बना था? ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे आगे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अगर आता है तो अभी पहले आप उत्तर दो। तो ये सभी जनवरी 2024 से आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे, तो इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। देखो ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है उनमें जो नवीनतम सदस्य देश बने हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं। देखो इसे हम ब्रिक्स अभी कहते हैं, जिसमें 5 देश शामिल हैं। आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ। लेकिन शुरुआत में सन 2000 में केवल 4 ही देश इसमें शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो सन 2009 में हुई थी। कहाँ पे? रशिया में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, फिर ये ब्रिक्स कहलाया। और हमने देखा 2023 में इसकी 15वीं समिट को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका ही। इससे पहले इसकी समिट पिछले साल चाइना में हुई थी, उससे पिछले साल इंडिया में हुई थी। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर के 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना? 9th नंबर का बना था मिस्र, ये भी याद रखना। और ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। तो ये तो चलिए फिर बताइए, हाल ही में द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विपुल रिखी। तो गायक और लेखक है विपुल रिखी, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ड्रंक ऑन लव, द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया। नाम बताओ। आंसर होगा CR राव। तो CR राव ये भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक थे जिनका भी निधन हो गया। सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक, और आपने इनका नाम अभी ज़रूर सुना होगा। अभी शायद अप्रैल की ही बात है। इन्हें सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक में 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जिसे सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और अभी 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको बता दूं इन्हें 1968 में पद्म भूषण मिला था, सन 2001 में पद्म विभूषण, और अभी 2023 में हमने पढ़ा कि अभी सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। इनका नाम था CR राव, निधन हो गया इनका। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। तो हर साल 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो महिलाओं के लिए समान अधिकारों या यूं कहें कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करने के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 26 अगस्त, याद रखना। और इस बार की थीम है एम्ब्रेस इक्वलिटी। के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 हैं, कब तक पूरा करना है? 2030 तक, आप सबको पता है। प्रश्न मेरा यह है कि जेंडर इक्वलिटी ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताता है?
या बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में। और फिर बताइए, अभी हाल ही में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया? तो आंसर होगा सुरेश एन पटेल। तो अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। और इस बोर्ड का काम क्या है? बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर पर जांच करना। और इसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कौन थे? सुरेश एन पटेल। अब आप पूछोगे अभी नए कौन है? तो अभी नए बने थे आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण से एक और नाम याद रखना, प्रवीण सूद का नाम, ये भी सीबीआई डायरेक्टर बने थे। जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रवनीत कौर। तो ये नाम न्यूज़ में थे, ये याद भी होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट सारे नाम। चलिए फिर बताइए, अभी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो याद रखना, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। किसने लॉन्च किया? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इस स्कूल का नाम क्या रखा गया? शांतिगिरी विद्यालय। तो इस स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर ये टॉप पर रहा है। और इंदौर का नाम आते ही तो आपको पता लगता है, आप जानते हो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 6 सालों से लगातार टॉप पर बना हुआ है इंदौर। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी टॉप पे रहा इंदौर। पहले पे तो इंदौर हो गया, दूसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश का आगरा, तीसरे पे महाराष्ट्र का ठाणे और चौथे पे है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जहां जाकर वे महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सके, मतलब उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? ई सरस पोर्टल। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या। तो मंदिर संग्रहालय ये स्थापित होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, टेम्पल म्यूजियम। मतलब इसमें देश भर के जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनके इतिहास, वास्तुकला और उनके बारे में तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे मिल सकेगी। और संग्रहालय को 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। ये दीर्घाएं मंदिर के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू के साथ ही गर्व और श्रद्धा की भावना भी जगाएंगी। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है CSIR PRIMA ET11, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR प्रीमा ET11, जिसका निर्माण किया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। तो लॉन्च भी कहाँ पे किया गया होगा? वहीं पे, यानी कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। CSIR की पहले बात करते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म हो गई, और स्थापना होती है 1942 में। इसके प्रमुख होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अभी इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन जिसका नाम है लुपेक्स ये भेजेगा? तो आंसर होगा जाक्सा। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, जापान की है जाक्सा। और लुपेक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? लोनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसरो ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर के चंद्रमा पर अगला मिशन लॉन्च करेगा, इसका नाम ही है लुपेक्स। और कब लॉन्च करेंगे? तो अभी शेड्यूल्ड किया गया है इसे 2025 में, अभी तो 2025 में बोला है। और इसका उद्देश्य क्या है? चांद के ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोल्स पर रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो आप जानते ही हो, भारतीय दिग्गज IT कंपनी है इन्फोसिस,
और इसने अभी वुमेन्स में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्विटेक, और इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब ईगा स्विटेक से दो स्टैटिक प्रश्न आपके और बन सकते हैं कि इनका संबंध किस खेल से है। तो ये आप जानते हो टेनिस प्लेयर है, लेकिन ये किस देश की रहने वाली है? तो ये पोलैंड की है, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, ये याद रखना। और इसी प्रश्न के साथ आपको याद रखना है कि अभी इन्फोसिस ने स्पेन के जो टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल, उनको भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। स्थापना होती 1981 में, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, और इसके एमडी सीईओ हैं सलिल पारिक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा इंदौर को। तो अभी केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे बेहतर काम करने के लिए इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। तो देखो, अगर बात करें हम स्मार्ट सिटीज़ की, तो आपने कहा पहले स्थान पे तो इंदौर हो गया, दूसरे स्थान पे सूरत हो गया गुजरात का, और तीसरे पे आगरा हो गया। और वैसे आप जानते हो इंदौर ये लगातार 6 सालों तक स्वच्छ भारत मिशन में सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है। इंदौर के बारे में कुछ और मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये तो सिटीज़ की बात कर ली। अगर स्टेट वाइज बात करते हैं कि सबसे स्मार्ट स्टेट कौन सा है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो टॉप पे चंडीगढ़ को रखा है। तो सिटी भी बता दिया, स्टेट भी बता दिया, यूनियन टेरिटरी भी मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 को, और इसका लक्ष्य क्या है? नागरिकों को शहरों में टिकाऊ वातावरण, साफ सफाई और क्वालिटी लाइफ प्रदान करना। फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर की महान क्रॉस इससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस को। आपको याद है अभी 15वां ब्रिक्स समिट जिसको होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने, उसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो वहां पे ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि वो उनके देश में पधारें। और इस तरह से 40 साल बाद ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी गई थी वहां पे। अच्छा, प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले आपका एक स्टैटिक प्रश्न आपका तैयार हो गया। इसे आप स्टैटिक प्रश्न भी समझना और करंट अफेयर्स का प्रश्न भी, कि ग्रीस की प्रधानमंत्री कौन है। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ग्रीस अभी न्यूज में आ गया, तो उसकी कैपिटल, करेंसी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब यही प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स का क्यों बोल दिया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये प्रधानमंत्री बनी थी। तो क्या नाम है? किरियाकोस मित्सोताकिस। तो याद रखना, अभी मोदी जी को ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, और इस तरह से वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं ये सम्मान पाने वाले। और किसने दिया उनको ये सम्मान? तो ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, जिनका नाम क्या है? कैटरीना सेकेलारोपोलू। कैटरीना कैफ का नाम याद देना, तो कैटरीना से कैटरीना याद रख लो आप, तो कैटरीना ने दिया है। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है। और आपको याद होगा इस साल हमने ग्रीस के साथ में एक एक्सरसाइज किया था, कुछ अजीब सा नाम था उसका, इनआयोचोस 2023 एक्सरसाइज, ये ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त को। और आप जानते हो 23 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि हमारे चंद्रयान 3 ने अभी 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के साउथ पोल में सफल लैंडिंग की थी, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। फिर बताना है, अभी हाल ही में पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अमृत माथुर। तो लंबे समय तक क्रिकेट प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर रहे अमृत माथुर ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। उन्होंने इस बुक में किस्से, घटनाएं और मैच के ऐसे अंदरूनी पहलुओं के बारे में बताया जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा का समय गेम और खिलाड़ियों के करीब से देखा है। वे 1992 में भारतीय टीम के प्रबंधक थे। तो नाम याद रखना, अमृत माथुर है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम सरकार ने 1 लीटर क्षमता से 1 लीटर कैपेसिटी से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर बैन लगा दिया, और ये बैन 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। उद्देश्य साफ है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रिलायंस रिटेल ने किस नाम से फैशन स्टोर लॉन्च किया? तो आंसर होगा
यूस्ता। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिटेल ब्रांच है, रिटेल शाखा है, जिसे आप कहते हो रिलायंस रिटेल, इसने युवाओं के फैशन के लिए एक फैशन स्टोर खोला है और उसी का नाम है यूस्टा। और रिलायंस रिटेल में फैशन एंड लाइफ स्टाइल के सीएमडी कौन है? अखिलेश प्रसाद है। वैसे इनका नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये यूस्टा नाम याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछूं, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी। अभी रिलायंस रिटेल ने ही अपना स्वदेशी एफएमसीजी ब्रांड लॉन्च किया था। क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकता है? और आप में से कोई क्यों, आप में से हर कोई बताओ। करंट अफेयर्स तो सारे ही पढ़ते हो ना, एग्जाम तो सारे ही दोगे ना। चलो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, ये तो आप ही दो। वैसे आपको याद रखना है, रिलायंस और अशोक लेलैंड जो कि व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ट्रक बसें वगैरह बनाती है, इसने अभी लॉन्च किया था भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक H2ICE। ICE मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है। पेपरलेस मतलब डिजिटल, ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच में जो भी लेन देन होगा वो ऑनलाइन होगा। और आपको याद तो होगा ही सही, इस साल के स्टार्टिंग में भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ, इसके बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए करार हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। मतलब आप अगर सिंगापुर में हो तो भारत में जो भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं उनको यूपीआई के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसी तरह से उल्टा भी होगा, यानी कि भारत से सिंगापुर में भी आप यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो अब ये प्रश्न भी याद रखना कि भारत और सिंगापुर ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किससे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा शालू जिंदल को। तो समाज सेवी और JSP फाउंडेशन की चेयरपर्सन है शालू जिंदल, जिनको सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो शालू जिंदल ये शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कार्यक्रम चलाती हैं, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वो कार्य करती हैं और इसी के लिए इनको ये मिला अवार्ड। यह अवार्ड CSR टाइम्स के द्वारा हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सामाजिक विकास में अपना योगदान देते हैं। चलिए फिर बताइए कि अभी यूनिसेफ के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक है? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अभी यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में विस्फोटों और गैर विस्फोटित खदानों के पीड़ितों में 85% बच्चे हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे अधिक हथियार दूषित देशों में से एक बन गया है। एक्चुअली में अफगानिस्तान में ये अज्ञात खदानें दशकों से कई संघर्षों का केंद्र रही है और देश में लोगों की जान ले रही है। अच्छा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आया था अभी, उसमें भी टॉप पे अफगानिस्तान था और भारत 13वें स्थान पे था। देखो यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड कौन है? कैथरीन रसेल। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान गवर्नर हैं और उन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है। एक्चुअली में उन्होंने 3 बुकें लिखी है। एक तो ये हो गई हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, उसके अलावा एक बुक है व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट और एक है एंते प्रिय कविता काल। और जिनमें से ये जो बुक है ना हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, इसको पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं CV आनंद बोस, उन्होंने लॉन्च किया है। और बाकी की जो 2 बुकें हैं उनको गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंते और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दामोदर मोंजो ने इनको लॉन्च किया। फिर बताइए कि चंद्रयान 1 चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर होगा इसका जवाहर पॉइंट। जैसे कि चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो लॉन्च कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। किस रॉकेट से? PSLV C11। और हमने कहा जिस स्थान पे वो उतरा था या लैंड किया था जिस स्थान पे, उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 2 की बात करेंगे, वो लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। किस रॉकेट से? GSLV Mark 3। और जिस स्थान पे लैंड किया उसको नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट।
और अभी चंद्रयान 3 ये अभी लॉन्च हुआ था कब, 14 जुलाई 2023 को। तो इसमें 2 डेट याद रखनी है, लॉन्च कब हुआ था और पहुंचा कब। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया ये चंद्रमा के साउथ पोल पे, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला देश बना। कौन? भारत। और किस रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया था? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जहां पे ये लैंड किया उस स्थान को क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट। अब एक नया पॉइंट और बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में मान लो पूछ ले आपसे कि चंद्रयान 3 किस क्रेटर के पास में लैंड किया, तो उसका नाम है मेंजिनुस यू। ये उस क्रेटर का नाम दिया है, मेंजिनुस यू, याद रखना। इसमें हमारे रोवर का नाम प्रज्ञान है, तो इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। और एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि जो प्रज्ञान रोवर है ये लैंडिंग स्थल के चारों ओर कितने मीटर के दायरे में रिसर्च करेगा? 500 मीटर के दायरे में। और कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। और अभी 23 अगस्त को ये सक्सेसफुली लॉन्च कर गया और पहला देश बन गया। इसीलिए 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर कर दिया नेशनल स्पेस डे के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ से जो भी आपके संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग भाषाओं में मैंने क्विज डाल दी है। लगभग 30-32 क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्विज अब आप लगा लेना, मैंने डाल दी है। जितनी बार क्विज लगाओगे उतनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपको याद। चलिए फिर बताइए, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में कितने तक के कैश प्राइज दिए जाएंगे? तो आंसर होगा 1 करोड़। तो केंद्र सरकार ये जल्दी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू करने जा रही है। अब इसमें होगा क्या? तो इसके जरिए GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत खरीदे गए सामान की GST इनवॉइस यानी कि GST चालान को एक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करोगे और 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका आपको मिलेगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जिससे ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा GST इनवॉइस जनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी करने से बच सकेंगे। क्योंकि जब आप सामान लेने जाते हो तो आपको वो कहता है कि पक्का बिल लोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो भी छोटा मोटा टैक्स देना होता है आपको 150 रुपये ऊपर अगर होगा, तो आप कहते हो अरे भैया कच्चा बिल दे दे, तो वो आपको कच्चा बिल दे देता है। उससे आपका तो 10-50 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उधर उसका वो टैक्स बचा लेता है। तो इसीलिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। सरकार ने कहा कि लोगों से, ग्राहकों से, जो कस्टमर हैं, वो आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो आप उससे पक्का बिल मांगो, फिर उसे आप अपलोड करोगे आपके मोबाइल में, तो ड्रॉ वगैरह जो भी वो निकालेगी सरकार, तो उसमें आपको मौका मिलेगा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का। चलो ये तो सरकार का एक तरीका हो गया कि पब्लिक को एक लालच दे दिया जाए जिससे वो पक्का बिल ले सके। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मोटो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्का बिल लेने लगेंगे तो जो कारोबारी हैं जो टैक्स चोरी करते हैं वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा GST इनवॉइस जनरेट होंगे। और इसी तरह से एक योजना मैं आपको बताऊं, ये पिछले साल की बात है 2022 की। आप बताओ चलो किस राज्य ने GST चोरी को रोकने के लिए लकी बिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो इसका उत्तर होगा केरल सरकार ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो अभी कैनरा बैंक ने UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया और ये सुविधा पेश करने वाला ये सार्वजनिक और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्र में पहला बैंक बन गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है कैनरा डिजिटल रुपया एप्लीकेशन। और इसके इस्तेमाल से यूज़र और व्यापारी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे आपस में व्यापार करने के लिए या पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें यूज़र व्यापारी के UPI QR कोड को स्कैन करके डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करके भुगतान कर पाएगा। और ये पहली बार है जब भारत में किसी बैंक ने इस तरह का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अच्छा, आपने CBDC के बारे में सुना है? मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
मतलब ये भारतीय रुपये का एक डिजिटल वर्जन है जिसे आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पे इसी डिजिटल करेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि सीबीडीसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ये भी ध्यान रखना। वैसे कैनरा बैंक से मैं आपको याद दिला दूं, पहले तो स्टैटिक देख लो। इसके स्थापना 1906 में है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और एमडी सीईओ के सत्यनारायण राजू नए बने थे अभी। टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। और अभी रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बना था ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने मोहजेर 10 ड्रोन को लॉन्च किया है। ये ड्रोन इजराइल तक वॉर करने में सक्षम है और ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर बताई गई है और ये 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। और ये ड्रोन 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम है। और पूछे ये किसके जैसा बनाया इन्होंने? तो अमेरिका का जो MQ-9 ड्रोन है उसी के जैसा इन्होंने बनाया। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शुभमन गिल को। तो टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा है टाटा कैपिटल और इसने भी क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा स्वामित्व योजना। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने और ग्रामीण भारत में जीवन को बदलने में सफल रही है। इसकी शुरुआत की बात करें कब हुई थी? 24 अप्रैल 2021 को फाइनली इसको लॉन्च किया गया था। और 24 अप्रैल आप जानते भी हो पंचायती राज दिवस होता है। और स्वामित्व में हम स्वामित्व की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मतलब इसका उद्देश्य है क्या इस योजना का, ये सोच रहे हो आप? तो ड्रोन के जरिए सटीक भूमि रिकॉर्ड करके संपत्ति विवादों को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस तरह से गांव में उस जमीन के कागज बना करके उसके मालिक को दिए जाएंगे जहां पर वो रहता है। और अगर गांव में जिस जमीन पे या जिस प्लॉट पे आप रहते हो घर बना करके उसके कागज आपको मिल जाएंगे। तो उसके आपकी क्या समस्या खत्म हो गई? एक तो ये समस्या खत्म हो गई कि अब उस पर कोई दूसरा हक नहीं जमा सकेगा। गांव में अधिकतर यही हो जाता है, लड़ाई झगड़े इसी बात के लिए होते हैं, ज़मीन के लिए। लेकिन यहाँ पे इस बात को नोट करना, ये खेती वाली ज़मीनों के लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गाँव में आप विलेज में जो रहते हो घर वर बना करके, ये उसके लिए है। उसके लिए आपको उसके कागज बना करके दिए जाएंगे। तो एक तो आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये घर आपका है तो आप ही का है। और जब आपके पास उस ज़मीन के कागज होंगे तो उसके बदले आप बैंक में जा कर के लोन भी ले सकोगे। तो ये है स्वामित्व योजना। तो ध्यान रखना, इस योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसने अवार्ड जीता, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, पहले तो ये बात करें ये हुआ कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, जहाँ पे हमारे जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और अगर पूछे कि उन्होंने कितनी दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता, तो 88.17 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड जीता। और इस चैंपियनशिप में हमारा ये एकमात्र मेडल है और वो भी गोल्ड है, जो कि आज तक के इतिहास में पहला है, पहली बार गोल्ड आया मतलब। वैसे नीरज चोपड़ा का इस चैंपियनशिप में ये दूसरा पदक है, इससे पहले वो सिल्वर जीत चुके हैं। अच्छा, पहले स्थान पे तो नीरज चोपड़ा रहे, दूसरे स्थान पे इसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये न्यूज़ है आपकी। पहला तो क्या, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में। भारत ने एक मेडल जीता, वो भी गोल्ड है। और गोल्ड भी आज तक के इतिहास में पहली बार आया हमारे पास। कौन लेकर का है? नीरज चोपड़ा लेकर के आया। इनका संबंध जेवलियन थ्रो से है,
भाला फेंकते हैं ये, और कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका? 88.17 मीटर दूर। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, ध्यान से सुनना, कि 2025 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, यानी कि अगले वाले, वो कहाँ पे होंगे? वो टोक्यो जापान में होंगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में भारत ने किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? तो आंसर होगा मिस्र। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ब्राइट स्टार 2023। तो ये एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में एक बार होता है, बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं, और त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस, तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इस बार ये कहाँ पे हुआ? तो मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय वायु सेना ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से 5 MiG-29 लड़ाकू जेट और 6 परिवहन विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वैसे इसमें कौन कौन से देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इजिप्ट, वो तो खुद होस्ट कर रहा है, वो तो होगा ही सही। भारत भी ले रहा है, अमेरिका है, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, ये सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, ब्राइट स्टार है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। उन्हें हॉकी का द विजार्ड या द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। पहली बार इस दिन को 2012 में मनाया गया था। वे एक महान हॉकी प्लेयर थे। वे हॉकी के लिए इतना समर्पित थे, इतना डेडिकेटेड थे कि चांदनी रात में खेल के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। तो समझे आप, अपने काम के प्रति, अपने किताबों के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन दिखाना होगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। आप अपने काम के प्रति प्यार करो, समय मत देखो कि सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ाई होती है, दिन में पढ़ाई नहीं होती, ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले ये तीसरे नागरिक थे, तो कब मिला था इन्हें पद्म भूषण? 1956 में। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो आंसर होगा एमरसन मंगांगवा। तो अभी जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगांगवा को दूसरे और उनके अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है। आपको याद होगा, जिम्बाब्वे ने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए गोल्ड कॉइन लॉन्च किए थे, और उन गोल्ड कॉइन का नाम रखा था मोसी ओ तुन्या। मोसी याद रखना, मोसी। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में हुए BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं HS प्रणय, जिन्होंने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है। वे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में हुए सेमीफाइनल में हार गए और उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। अच्छा, किससे हार गए या किसने उनको हराया? तो थाईलैंड के कुनलावुत विटिदर्शन ने हराया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम को अपनाने वाला कोलकाता तीसरा भारतीय शहर बन गया है। और इस सिस्टम को किसने बनाया? ये जो एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसे पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको बनाया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर के बारे में जानकारी देना। अच्छा, एक प्रश्न आपके माइंड में जरूर आया होगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि ये वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाने वाला तीसरा भारतीय शहर बन गया कोलकाता, तो इससे पहले 2 शहर कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा एक तो दिल्ली और एक पुणे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आंसर होगा साहित्यकार थे। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थे जयंत महापात्रा, जिनका भी निधन हो गया। आपको बता दूं, उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए, और अभी 2015 में उनको पद्मश्री भी मिला था।
तो साहित्यकार थे, वो निधन हो गया उनका अभी। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में भारत और किस देश के बीच 5वें ऑस इंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो एक्सरसाइज का नाम है ऑस इंडेक्स 2023। किस किस के बीच होता है? तो देखो इसी के नाम में दिया हुआ है आंसर। ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। इस बार हुआ 5वें नंबर का, 22 से लेकर 25 अगस्त तक। कहाँ पे हुआ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया और INS कोलकाता, INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने इसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन, इन्होंने लगातार तीसरे साल ये डच ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। वे किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ड्राइवर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। और इस बार तो हम देख रहे हैं कि लगभग सारी रेसेस इन्होंने जीती है, मैक्स वर्स्टपन ने। कुछ 2-4 हैं जो किसी और ने जीती है, वो एक बार साल के एंड में मैं आपको रिवाइज करा दूंगा सारी, तो बहुत आसान होगा इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और याद रखने पड़ेंगे। क्या पॉइंट है वो? कि अगर आपसे पूछे कि भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। और अभी भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ था कहाँ पे? हैदराबाद में। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक का नाम क्या है? तो आंसर होगा डॉक्टर सोनाली घोष। तो मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर सोनाली घोष, इनको अभी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनाया गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। फिर बताइए, हाल ही में 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न ये कौन सा स्टार्टअप बना है? तो आंसर होगा जेप्टो। जेप्टो ये 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है। अब यूनिकॉर्न मतलब क्या हो गया? देखो, अगर कोई भी स्टार्टअप $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का मार्केट कैप का हो जाता है तो फिर उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो अभी इसकी जो वैल्यूएशन है, जो इसका मार्केट कैप है, वो कितने का है? $1.4 बिलियन का है। और इस तरह से ये 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बन गया है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा श्रीलंका में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया? श्रीलंका में। श्रीलंका में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। और ये कार्यक्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से इसका आयोजन हुआ। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन शुरू करेगा? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम सरकार ने कहा है कि वे सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मोदी की भी फुल फॉर्म बना दी। क्या बनाई? सुनो, मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव अवार्ड। गजब का दिमाग लगाते हैं लोग बाग, बहुत दिमाग है लोगों में। चलिए फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। अच्छा, इन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ और भारत इसमें विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व गेम्स में महिला क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया गया और पहली बार में ही भारत इसमें विजेता रहा महिलाओं में। जबकि इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम की बात करें तो उसने सिल्वर जीता। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई गणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर अपनी छठी गणना रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें से 21.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। और रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है तो तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में NCERT द्वारा कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में शामिल अध्याय का शीर्षक क्या है? तो आंसर होगा हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। तो अभी NCERT ने स्कूली बच्चों में देशभक्ति,
कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है, जिसका टाइटल है हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन की घोषणा 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में की गई थी। मतलब पहली बार इसको 2010 में हमने मनाया था। मनाने का उद्देश्य समझ में आता है आपको? परमाणु हथियार परीक्षण और किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और अगर पूछे कि इस दिन की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी, तो कजाकिस्तान गणराज्य। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। तो अभी इंडियन ऑयल ने इंडियन एलपीजी जो ब्रांड आता है इसका, इंडियन ऑयल का ही जो एलपीजी में ब्रांड है उसका नाम है इंडियन गैस आती होगी ना आपके, वही। तो उसके लिए अभी शेफ संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने। इंडियन ऑयल की स्थापना होती है 1959 में, जो कि एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, आप मुझे बताओ अभी नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? और ये भी बता दो नवीनतम नवरत्न कंपनी कौन सी बनी थी? देखिए किस किस को पता है भैया। बाकी इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वेद। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलवाई शहद को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के प्रसिद्ध भद्रवाह राजमा और रामबन के सुलाई शहद को अभी जीआई टैग मिल गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो वुमेन्स 5S एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पे? ये ओमान में हुई और इसे जीत लिया भारत ने। भारत ने इसमें किसको हराया? तो थाईलैंड को हराया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में FIDC वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा उमेश रेवनकर। तो FIDC मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक NBFC फाइनेंसिंग बॉडी है, या यूं कहूं कि भारत में जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली ये बॉडी है, जिसका अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है उमेश रेवनकर को। और FIDC की बात करें, स्थापना इसकी होती है 2004 में और मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अगस्त को। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ये भारत के छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है 30 अगस्त को। और इसी से आपको याद आएगा एक MSME डे भी होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे, वो हम मनाते हैं 27 जून को। और MSME मंत्री कौन है हमारे? नारायण राणे। वैसे 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया। फिर बताइए, अभी हाल ही में डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा प्रवीणा अंजना ने। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 इसका खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। और ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से हैं ये। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम बताऊंगा। अभी मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा प्रियन सेन ने जीता है। ये भी राजस्थान से हैं, राजस्थान के सीकर से हैं ये। और आपको याद हो तो अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब भी एक राजस्थानी ने जीता था, उनका नाम नंदिनी गुप्ता है, वो कोटा राजस्थान से है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीतिका श्रीवास्तव को। तो अभी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, या ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त बनने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। गीतिका श्रीवास्तव इनका नाम है, इसलिए इनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में BCCI ने किसे अपना टाइटल स्पॉन्सर चुना है? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक को। तो अभी BCCI ने घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए IDFC फर्स्ट बैंक को अपना टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। और इसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक हर मैच के लिए BCCI को कितने रुपए देगा? 4.2 करोड़ रुपए देगा। 3 सालों के लिए ये समझौता हुआ है। अभी तक हमने देखा कि IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना हुआ है? टाटा IPL। टाइटल स्पॉन्सर का मतलब यही हो गया, जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले उस कंपनी का नाम लिया जाएगा। जैसे अब ये IDFC फर्स्ट बैंक बन गया तो इसका नाम लिया जाएगा।
जैसे आईपीएल में आप क्या बोलते हो, टाटा आईपीएल, तो टाटा का नाम लिया जाता है क्योंकि वो उसका टाइटल स्पॉन्सर है। देखो यहाँ पे हम बीसीसीआई की तो बात करेंगे, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी बात करेंगे क्योंकि अब इसके स्टैटिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे स्थापना होती है 2015 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी सीईओ हैं वी वेदनाथन। बीसीसीआई स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और अध्यक्ष कौन है, रॉजर बिन्नी है। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, बताओ इन्होंने किस कंपनी के द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया। तो आंसर होगा टोयोटा। तो हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिन्होंने अभी टोयोटा कंपनी की इनोवा कार जो है, जो कि दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार है, उसका भी इन्होंने लॉन्च किया है, अनावरण किया है। और इसका नाम है, इस कार का पूरा नाम है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और आपको याद होगा, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी, उसको भी टोयोटा ने ही बनाया था। उस कार का नाम क्या था, मिराई उसका नाम था, ये भी आप ध्यान रखना। और अब टोयोटा ने ही भारत की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार भी बना दी है। और इसमें जो फ्यूल यूज़ होगा वो E85 वाला होगा, मतलब 85% इथेनॉल होगा और बाकी का 15% पेट्रोल होगा। और E20 से आपको याद है, E20 का हमारा लक्ष्य है, मतलब जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं अभी तो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया जाए। और ये लक्ष्य हमें कब तक पूरा करना है, तो ये लक्ष्य रखा है 2025 तक।